हेलो नीट एस्पायरेंट्स, आई होप आप सबकी तैयारी एकदम अच्छे तरीके से चल रही है। जैसे कि आपको पता है नीट 2021 अब कुछ ही समय में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ओके, तो हम इस चैनल पे फिज़िक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके मॉक टेस्ट कुछ सोल्व करेंगे। आई होप ये सेशन आपके लिए बेहतर फ़ायदेमंद साबित होंगे। दो सेक्शन में आपका डिवाइड कर दिया है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपके 35 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको नो चॉइस, मतलब कोई चॉइस नहीं मिलेगी, आपको 35 आउट ऑफ 35 अटैम्प्ट करने हैं। और नेक्स्ट सेक्शन बी में आपके 15 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ओके, तो अब ये जो हमारा मॉक टेस्ट रहेगा ये हमारा दो वीडियो में डिवाइड रहेगा। ओके, पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है, तो अब पार्ट 1 की शुरुआत करते हैं। ओके, तो चलते हैं सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन पे। देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है, द डायमेंशन ऑफ ए इंटू बी इन द रिलेशन। ये जो आपको रिलेशन दिया गया है, आपको ए इंटू बी की डायमेंशन फाइंड करनी है। देखो सिंपली डायमेंशन बेस्ड क्वेश्चन है, बट आपको इस पर हल्का फुल्का सा कुछ डायमेंशन ऑलरेडी पता होने चाहिए। जैसे कि यहाँ आपको ई एनर्जी दे रखा है। ओके, जैसे यहाँ पे ई आपको एनर्जी दे रखा है, बी आपको ए और बी सम कॉन्स्टेंट्स हैं, और यहाँ पे एक्स आपको डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। ओके, टी आपको टाइम दिया गया है। आप एक बार अप्रोच देख लें कैसे अटेम्प्ट करने जाएंगे। वैसे तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में ऐसे सिंपल क्वेश्चन कई बार कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, सो देखो यहाँ पे ई है, ये जो आपकी है एनर्जी। ओके, ई है आपकी एनर्जी। अब देखो कोई भी दो क्वांटिटीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी हो पाएंगी जब वो उनकी डायमेंशन सेम है। दैट मीन्स अगर b माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब b में से कुछ एक्स स्क्वायर माइनस हो रहा है, तो इन दैट मीन्स क्या होगा कि b और मतलब डायमेंशन ऑफ b एंड डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर ये दोनों इक्वल होंगे। ये आपको कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब दो क्वांटिटीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी होंगी जब उनके डायमेंशन सेम है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में ऐसा कोई फंडा नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। क्लियर? तो अब देखो हमें इतना पता चल गया कि b की जो डायमेंशन है वो एक्स स्क्वायर है। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर की डायमेंशन क्या है, एल स्क्वायर, क्योंकि एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया, लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा ना। क्लियर? तो हमें पता चला कि b की डायमेंशन आ गई है एल स्क्वायर। अब देखो एनर्जी है, एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, एनर्जी की देखो कुछ बेसिक्स डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए। एनर्जी की आपकी डायमेंशन होती है m l 2 t माइनस 2। ओके, और यहाँ पे आपको दे रखा है b की डायमेंशन आपको पता चल गई है l स्क्वायर, तो ऊपर का जो ब्रैकेट आएगा उसकी भी डायमेंशन क्या होगी, l स्क्वायर। क्लियर? अब जो नीचे रह गया है, जो नीचे डिनोमिनेटर में जो रह गया पार्ट ए कुछ कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन नहीं है, ध्यान देना यहाँ पे। कहीं आप एक्सेलरेशन का ए डायमेंशन ले लें, ए और बी यहाँ पे कांस्टेंट है, टी यहाँ पे टाइम है दिया गया क्वेश्चन में। क्लियर? अब देखो टी का आ गया टाइम, तो मैं टी की जगह लिख सकता हूँ टाइम। ठीक है, टी की जगह टाइम आ गया, दैट मीन्स ए यहाँ पे रह गया और टी की जगह टाइम आ गया टी। अब यहाँ पे मुझे ए की डायमेंशन पता चल जाएंगी। ए की डायमेंशन क्या होंगी, नीचे 1 डिवाइडेड बाई एम L2 से L2 कैंसिल हो गया, एम L2 t माइनस 2। ठीक है, ऊपर L2 है और नीचे है आपका t, तो यहाँ से आपका देखो L2 से आपका L2 कैंसिल हो गया और आपका रेस्ट रह गया a की डायमेंशन आ गई आपके पास m माइनस 1 t माइनस 1 आएगा तो t आएगा। ठीक है, m माइनस 1 t। क्लियर? अब आपको पता होना चाहिए कि a इंटू बी निकालना है ना, आपको a इंटू बी की डायमेंशन आपको निकालनी है। a इंटू बी की डायमेंशन निकालनी है, तो a आपको पता है m माइनस 1 t आ गया है। ओके, m माइनस 1 इंटू टी और मल्टीप्लाई में b क्या हो जाएगा, L2। सिंपल सा है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको b का जो डायमेंशन पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब एनर्जी का आपको पता होना चाहिए, तभी आप इजीली
ए और बी का इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ से देखो डायमेंशन क्या आ गया, ए और ए डॉट बी का मतलब ए इंटू बी का आएगा m-1 L2T। तो आपका देख लो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखो कुछ क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्टी थी क्वेश्चन, बट सिंपल सा क्वेश्चन है डायमेंशन के। देखो ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, बस आपको वहाँ पे अपने दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है, बस आपको एक मतलब आपको केयरफुली रीड करना है क्वेश्चन को कि कांस्टेंट, कहीं अगर कुछ कांस्टेंट है तो उसको कांस्टेंट लेना है, अगर कोई डायमेंशन उसका ऑलरेडी दे आया हुआ है, जैसे यहाँ पे बी टी का दे रखा था ना, एक्स का भी दे रखा था और ई आपको एनर्जी दे रखा है। बस आपको एक सिंपल सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन रीड करो, द RMS वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 16 डिग्री सेल्सियस इज 474 मीटर पर सेकेंड and the RMS velocity in meter per second of hydrogen molecule at 127 डिग्री सेल्सियस। देखो अप्रोच देखो, सबसे पहले आपके माइंड में अप्रोच आनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन देखो आपको एक बार फ्रेम ध्यान में आना चाहिए कि किस फ्रेम में मतलब किस अप्रोच से मैंने इसको टैकल करना है। RMS वेलोसिटी का क्वेश्चन है, एक मॉलिक्यूल की RMS वेलोसिटी दी गई है किसी एक टेम्परेचर पे और दूसरे मॉलिक्यूल की RMS वेलोसिटी पूछी गई है किसी एक पर्टिकुलर दूसरे टेम्परेचर पे। तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे अगर RMS वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है, ठीक है, तो आपको सिंपल कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में और ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको पता है कि RMS वेलोसिटी क्या होता है, 3RT डिवाइड बाई m। ठीक है, तीन टाइप की वेलोसिटी होती है ना, रूट मीन स्क्वायर जो कि RMS बोलते हैं हम, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एंड देन होती है एवरेज वेलोसिटी, और तीसरी होती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ठीक है, तो इनमें से सबसे ज़्यादा होती है RMS और उसके बाद आती है एवरेज और उसके बाद मैग्नीट्यूड वाइज कह रहा हूँ, और तो आती है मतलब फर्स्ट VRMS होगा मैग्नीट्यूड वाइज ग्रेटर देन V एवरेज ग्रेटर देन विच इज़ ग्रेटर देन V मोस्ट प्रोबेबल। तो यहाँ पे RMS वेलोसिटी का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 3RT बाई m, RMS वेलोसिटी का एक्सप्रेशन उठाया 3RT बाई m, सिंपल। अगर ये आपके दिमाग में आ गया तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है। अब एक चीज़ ध्यान रखने की है कि यहाँ पे देखो कुछ फॉर्मूले में आपको क्या पैरामीटर किस डायमेंशन की पुटअप करने हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखो T है, यहाँ पे देखो यहाँ पे T क्या है, T यहाँ पे केल्विन में पुटअप करना है, इतना बात आपको पता होना चाहिए। अगर आपने सेल्सियस में पुटअप कर दिया तो आपका ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन कई बार ऐसे भी सेटअप किए जाते हैं कि आपका रॉन्ग आंसर निकलेगा वही आपका कई बार ऑप्शन में किसी मैच हो जाएगा, तो आपको लगेगा कि आपने करेक्ट कर दिया लेकिन वो आप मिस्टेक कर चुके होंगे। ओके, तो आपको यहाँ पे T केल्विन में पुटअप करना है। अब देखो 16 डिग्री, पहले आप O2 के लिए निकालेंगे ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। देखो यहाँ पे कहा गया कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, दैट मीन्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा आपका O2 और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होगा आपका H2। इतनी बात, एटम की बात नहीं की है, मॉलिक्यूल, दैट मीन्स इनकी एक मॉलिक्यूल में दो एटम होते हैं ना, ऑक्सीजन के भी और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में भी दो एटम होते हैं। बस इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको इनका मॉलिक्यूलर मास रखना है इस फॉर्मूले में, जहाँ पे m मॉलिक्यूलर मास होता है। ठीक है, R आपका गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो अब देखो 3RT ऑक्सीजन का जब पुटअप करेंगे तो जो टेम्परेचर दे रखा है 16 डिग्री सेल्सियस, तो 16 डिग्री सेल्सियस को जब आप कन्वर्ट करेंगे केल्विन में तो 16 + 273 कर देंगे और आपके पास आ जाएगा 289 केल्विन। अब ये 289 केल्विन ही आपको इस फॉर्मूले में पुटअप करना है। क्लियर हुआ? अब देखो, अब हाइड्रोजन के लिए सेम फॉर्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर कहा गया है 127 डिग्री सेल्सियस। देखो ऑक्सीजन का वन एटम का वेट कितना होता है 16, तो O2 का कितना हो जाएगा 16 × 2, दैट मीन्स 16 × 2 O2 के केस में कितना आएगा, MO2 कितना आएगा 2 × 16, ठीक है, 32 एटॉमिक मास यूनिट, यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट में चल रही है MH2, ये होगा आपका 2 × 1, तो ये आ जाएगा 2 यूनिट। ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, इस केस में टेम्परेचर जो दे रखा है, देखो 127 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो 127 को हम अगर केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 ऐड करेंगे जैसे आपने यहाँ पे किया, तो ये हमारा आ जाएगा 400 केल्विन। अब इस 400 केल्विन को ही हमें यहाँ पे पुटअप करना है। ओके, किया।
अब पुटअप करने के बाद डिवीज़न करेंगे, ठीक है। ये एक बार मैं रब कर देता हूँ, VO2 डिवाइडेड बाय VH2, कुछ नहीं बचा, दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड करने पे देखो 3R जो अंडर रूट में वो कैंसिल हो जाएंगे। अंडर रूट में क्या बचेगा, 289 डिवाइडेड बाय 32, ठीक है। और एक यहाँ पे ये ऊपर रिवर्स में आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 400, ये पूरा अंडर रूट में, ठीक है। अब आपको VH2 निकालना है, मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए निकालना है। तो देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कैसे हो जाएगा, VO2 आ जाएगा, VO2 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 400, ये वो रिवर्स हो जाएगा ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे, 32 डिवाइडेड बाय 289 इंटू 2, क्लियर। इसको आप 2 से काट सकते हैं 16 पे, ओके। तो अब ये आपको देखो सोल्व करना है। यहाँ पे आपको VO2 दिया गया है, देखो 474, आपको 474 मीटर पर सेकेंड ये आपको वैल्यू दी गई है। अब इसको आपको यहाँ पे ये थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। ये तो आपको इजीली कर सकते हैं ना, ये 400 किसका हो गया 20 का, और ये आ गया 4 का। अब 489 का अंडर रूट जो भी होता है 17 होता है ना, आई थिंक 17 होता है। तो इसको कैलकुलेट कर लो और यहाँ से आपके पास लिख लो कुछ, यहाँ पे आपके पास आंसर ये आ जाएगा 22230.59 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और टेम्परेचर केल्विन में पुटअप करना है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। नेक्स्ट चलते हैं। अ पार्टिकल स्टार्टिंग विद सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी and uniform acceleration cover a distance of 12 meter in first 3 seconds and a distance of 30 meter in next 3 seconds. The initial velocity of the particle is. क्वेश्चन पढ़ के आपको क्या माइंड में आता है कि किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के कोरस्पॉन्डिंग आपको इक्वेशन ध्यान में आनी चाहिए कि कौन सी मैं यहाँ पे इस केस में अप्लाई कर सकता हूँ, ये आपको माइंड में क्लिक होना चाहिए। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि फर्स्ट 3 सेकेंड और नेक्स्ट 3 सेकेंड, फर्स्ट 3 सेकेंड में तो 12 मीटर कवर करता है, नेक्स्ट 3 सेकेंड में 30 मीटर कवर करता है। ये आपका इसका मान लो स्टार्टिंग पॉइंट है t=0 पे, ठीक है। तो सिचुएशन कुछ इस तरीके से आपको गिवन है। अब आपको इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, दैट मीन्स आपको यू बताना है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी ऑफ द पार्टिकल, क्या थी। अभी आपको पता नहीं है ना इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, तो वही आपको पता करनी है। दैट मीन्स अब देखो इस पार्ट के लिए आप लगाएंगे क्या, S = UT + ½ AT², है ना, S = UT + ½ AT², जो फर्स्ट हाफ मतलब फर्स्ट 3 सेकेंड के लिए है। फर्स्ट 3 सेकेंड मतलब T आपको 3 सेकेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पुटअप कर दो, U × 3 + 1/2। एक्सेलरेशन क्या है आपका, एक्सेलरेशन आपको पता नहीं है लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है भाई, ओके। तो 3 × स्क्वायर ये आपका डिस्टेंस हो गया ना, ओके। अब जो नेक्स्ट है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे 12 दे ही रखा है ना, आपको 12 दे रखा है, सिंपल है। तो 12 पुटअप कर दो, पहले ही आप पुटअप कर देते, 12 है और 30 है, ओके। तो यहाँ पे देखो पुटअप करने के बाद यू, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट 3, अब ये जो सिचुएशन हम अप्लाई कर रहे हैं, ये वाली इक्वेशन, इसमें जो टाइम लिया गया ना, वो टाइम देखो, ये डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, ये टोटल डिस्टेंस है। हम यहाँ पे तो टोटल हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 12 + 30, 12 + 30। तो इनिशियल वेलोसिटी यू यहाँ पे, जो यहाँ की यू वेलोसिटी होगी वही यहाँ की वेलोसिटी होगी। क्यों, क्योंकि मैं जो टाइम का काउंट कर रहा हूँ वो स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल पॉइंट काउंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट से यहाँ तक 3 सेकेंड, और इस केस में स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक 3 + 3 6 सेकेंड। तो यहाँ पे टाइम लेना पड़ेगा 3 + 3 6 सेकेंड, और डिस्टेंस यहाँ पे 12 + 30 कैलकुलेट लगाना पड़ेगा। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे को यहाँ पे u जो है
वो दोनों में सेम रखूँगा ना मैं, और इन दोनों ये इक्वेशन जो आएगी यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, और उन दोनों की हेल्प से मैं दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है u और a, तो दोनों को मैं सोल्व कर पाऊंगा। 42 इज इक्वल टू u इंटू 6 प्लस में हाफ इंटू a इंटू 6 का स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास इक्वेशन आ गया 42 इक्वल टू 6u प्लस 36 का 18a, ठीक है। और यहाँ से आ गया आपके पास 12 इज इक्वल टू 3u एंड प्लस में 9/2a। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करो। सोल्व करोगे तो देखो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, मल्टीप्लिकेशन देखो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, है ना। अगर इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास u आ जाएगा। सिंपल सी बात है, तो सब्ट्रैक्ट करो फटाफट और आपको पता चलेगा कि u आएगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है ना, तो ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। ये u आएगा आपका 1 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। आपका ये आ जाएगा ऑप्शन डी। फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई अ बॉल इज ड्रॉप्ड एंड एट द सेम टाइम अनदर बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप फ्रॉम ग्राउंड विद द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, द टू बॉल्स विल मीट। अब देखो इस केस में क्या है, दो बॉल है, मतलब दो बॉल है, एक को 100 मीटर हाई मतलब हाई टावर से जो कि ड्रॉप किया जाता है, और सेकंड बॉल को हम नीचे ग्राउंड से ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं विद स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। अब हम किस पॉइंट पे वो जाके मिल जाएंगी, ठीक है, उस पॉइंट की मतलब पोजीशन हमें बतानी है। सिंपल, तो आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन ये लगानी है सिंपली। अगर ड्रॉपिंग बॉल है, एक केस है ड्रॉपिंग बॉल का, दूसरा बेल है वर्टिकल प्रोजेक्शन का। ड्रॉपिंग बॉल के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो s इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर, यू तो 0 हो गया ना, s इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर। और सेकंड अपवर्ड मोशन के लिए देखो ऊपर प्रोजेक्शन हो रहा है लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे डाउनवर्ड लग रहा है, तो उस केस में जो इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी वो हो जाएगी s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, बिकॉज इनिशियल जो वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डाउनवर्ड है, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया था, तो यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लेंगे अपवर्ड मोशन के केस में। तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम टी के बाद ये यहाँ इस पोजीशन पे जाके मिल जाते हैं बॉल, ठीक है। तो कहाँ पे मिलती है, यही इसी की पोजीशन हमको रिलेटिवली बतानी है कि ग्राउंड से क्या है पोजीशन और टॉप से क्या है, ठीक है। ये आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो मैं कहता हूँ कि टी टाइम के बाद 100 मीटर यहाँ से जो ड्रॉपिंग बॉल थी वो डिस्टेंस कवर कर गई x, और टी टाइम के बाद मतलब टी टाइम की ड्यूरेशन में जो वर्टिकल प्रोजेक्ट की थी मैंने, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, वो कवर कर गई 100 माइनस एक्स, तभी जाके मिलेंगी ना, क्योंकि टोटल 100 है, एक को 100 सेकंड को 100 माइनस एक्स होना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो, अब आपको ड्रॉपिंग बॉल के लिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है वो आपको पता है। ड्रॉपिंग बॉल के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है ना, इनिशियल वो रेस्ट पे थी, तो जो ड्रॉपिंग बॉल का जो एक्स जो डिस्टेंस कवर होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, वो अकॉर्डिंग किसके इक्वेशन ऑफ मोशन के होगा, हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे डाउनवर्ड लग रहा है ना, तो ए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अपवर्ड मोशन के केस में जब इनिशियल वेलोसिटी u अपवर्ड प्रोजेक्ट की गई है, उसमें जो 100 माइनस एक्स कवर हो रहा है, तो 100 माइनस एक्स किसके साथ गवर्न होगा, 100 माइनस एक्स को हमें पता है टोटल डिस्टेंस जो होगा वो यू टी, मतलब यू टी माइनस में हाफ जी टी स्क्वायर, ये इसके साथ गवर्न होगा, ठीक है। इक्वेशन मोशन क्या होगी, s इक्वल टू एस, तो यहाँ पे टोटल होगा ना डिस्टेंस 100 माइनस एक्स, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। चाहो तो आप इन दोनों को ऐसे करो कि x की वैल्यू यहाँ पुटअप करो और x कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो आपके पास आ जाएगा 100 इक्वल टू यू टी। u आपको दे रखा है 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और आपके पास t आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 40, है ना, आपके पास आएगा 10 डिवाइडेड बाई 4, दैट मीन्स 5/2 सेकेंड, ठीक है, मतलब 2.5 सेकेंड। अब देखो, अब आप बता दो कि टू बॉल्स विल मीट, कि ग्राउंड से पोजीशन क्या होगी, और अब इस t की वैल्यू आप चाहो तो इस केस में जब x पुटअप करोगे तो x की जो है
वो कहाँ से मेज़र कर रहा है, वो टॉप से मेज़र कर रहा है ना, और 100 माइनस एक्स ग्राउंड से होगा मेज़र। क्लियर हुआ? तो अब देखो दोनों में पुटअप करके देख लो कि आपको क्या मिलता है। एक्स देखो क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा आपको हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब हाफ इंटू 4.9 है ना, सॉरी 9.8 लेना है, 9.8 इंटू टी मतलब 5/2 का स्क्वायर। ये क्या आएगा आपके पास, देखो 4.9 हो गया, 4.9 को मल्टीप्लाई करेंगे 25/4 से, ठीक है, ये आपके पास जो डिस्टेंस आएगी। और 100 माइनस एक्स कितना आएगा आपके पास, 100 माइनस एक्स मतलब ग्राउंड से जो मेज़र करेंगे ना, ये आ रहा है फ्रॉम टॉप, टॉप से रिलेटिव, और ये ग्राउंड से रिलेटिव है ना। तो देख लो 100 माइनस एक्स क्या आ जाएगा, इसको 100 में से माइनस कर दो तो आपके पास दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। जो होगा मेज़र कर लेंगे। तो हमारे पास देखो यहाँ पे आके मिलेगा x इक्वल टू क्या मिलेगा हमारे को 30.62, ठीक है, टॉप से लेके कितना होगा x की वैल्यू, और यहाँ पे जो क्या कहते हैं इसकी, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 30.6। इसको 100 माइनस एक्स करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 69.4 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। क्लियर, ये ऑप्शन में नहीं है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो, फॉर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोन बिलो व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग 7 सेकेंड बताया गया। वीटी ग्राफ शो किया गया आपको। अब आपको बताना है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी फर्स्ट 7 सेकेंड में। वेलोसिटी हमें पता होना चाहिए कि वेलोसिटी कैसे होती है। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट को एरिया इन टर्म्स ऑफ एरिया भी लेते हैं, इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। बिकॉज देखो वेलोसिटी इनटू टाइम करोगे तो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन्स अगर एरिया ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम ग्राफ कर दोगे ना तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। वही आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिलेगी एरिया ऑफ वीटी ग्राफ की। अब एरिया ऑफ वीटी ग्राफ निकाल लोगे आप, ठीक है, वहां से आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। तो अब इस टोटल डिस्प्लेसमेंट को इस यहाँ पे पुटअप कर दोगे, और टाइम क्या पुटअप कर दोगे, टाइम टोटल पुटअप कर दोगे 7 सेकेंड का डिवाइड बाय 7 कर दोगे, ठीक है, आपके पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। क्लियर, बस आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है इस ग्राफ से। ग्राफ देखो, ये ग्राफ है ट्रेपीजियम का। ट्रेपीजियम का एरिया कितना होता है, ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ इंटू देखो पैरेलल साइड का सम होता है, इंटू में उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ठीक है। हाफ इंटू पैरेलल साइड का सम कितना हो गया, ये कितनी है डिस्टेंस, ये है आपकी 3 माइनस ये है आपकी 2 और ये है आपकी 6, है ना। क्लियर, तो 2 + 6 इंटू में इनकी बीच की सेपरेशन क्या है 10 इंटू 10। अब देखो 5 ये आ गया आपके पास 8 इंटू 5 ये आ गया ना 2 5 8 इंटू 5 क्या आ जाएगा 40। डिस्प्लेसमेंट आ गया 40, तो यहाँ पे 40 डिवाइड बाय 7 आपकी एवरेज वेलोसिटी आ गई। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 6 5 35 एंड 5.7 आ जाएगा ना, 5.7 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन आपका थर्ड करेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए कि ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकालना है, ठीक है। कहीं आप ट्रेपीजियम का एरिया आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, कुछ ज़्यादा टाइम ले लेगा वहाँ पे कैलकुलेशन में आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ पार्टिकल अंडरगोज सिंपल हार्मोनिक मोशन हैविंग टाइम पीरियड टी। अब देखो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको थोड़ा आप टाइम दो, कैसे, थोड़ा इसको थिंकिंग प्रोसेस देखो कैसे आपकी पता चलेगी आपको। द टाइम टेकन इन 3/8 ऑसिलेशन, तो टोटल टाइम पीरियड दे रखा है आपको टी, और टाइम टेकन इन 3/8 ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा उसको बताएं कैसे लगेगा। थॉट प्रोसेस कैसे होना चाहिए आपकी, ये मैटर करती है एग्जाम में, ठीक है। अगर आपकी थॉट प्रोसेस बिल्कुल एग्जैक्ट है, सही डायरेक्शन में है, तो आप क्वेश्चन को निकाल ले जाओगे। देखो ऐसे क्वेश्चन को देखो कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि देखो SHM यहाँ पे जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात की गई है वो किस तरीके से, मतलब किस तरीके से वो होता है। अब देखो वो 4 पार्ट्स में होता है। पहले तो मीन पोजीशन से
वन ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाता है पार्टिकल, ठीक है, फिर एक्सट्रीम से फिर दोबारा मीन पोजीशन की तरफ आता है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, अब थर्ड पार्ट में वो मीन पोजीशन से अदर अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, अपोजिट मतलब अनदर एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, फिर वहाँ उस एक्सट्रीम से वापस मीन पोजीशन की तरफ आता है। तो ये टोटल 4 पार्ट्स बनते हैं, ठीक है, एसएचएम में। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू दोबारा मीन, मीन टू अनदर एक्सट्रीम एंड अनदर एक्सट्रीम टू मीन पोजीशन, ठीक है। तो इन टोटल पार्ट्स को अगर मैं 1/4 1/4 1/4 1/4 कहूँ तो टोटल ये मिलके 1 ऑसिलेशन बनाते हैं। क्लियर हुआ? तो इन 1/4 ऑसिलेशन में देखो सबसे पहले 0 to O to A गया 1/4 ऑसिलेशन में, नेक्स्ट 1/4 में वो A to O गया, ठीक है। ये आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ कि इस अगर देखो 3/8 की जगह कुछ और क्वेश्चन हो तो भी आपको पता होना है कि आपके में कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए, इसलिए मैं आपको एक इसकी टेक्निक बता रहा हूँ कैसे अटेम्प्ट करना है आपको ऐसे क्वेश्चन को। नेक्स्ट 1/4 में गया वो, ठीक है, फर्स्ट 1/4 में गया O to A, नेक्स्ट 1/4 में गया A to O, और नेक्स्ट 1/4 में O to B, और जो अगला 1/4 होगा वो B to O वापस मीन पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये टोटल मिलके 1 ऑसिलेशन बनाते हैं, ठीक है, ओके। अब आपको दे दिया गया कि 3/8 ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा। तो 3/8 ऑसिलेशन को आपको देखो इन पार्ट्स में तोड़ना है, आपको देखना है कि कौन से पार्ट में उसका मोशन होगा। 3/8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/4 प्लस में क्या लिखूंगा मैं, देखो 3/8 को आप लिखो 1/4 प्लस में 1/8, दैट मीन्स 1/4 उसने कंप्लीट कर लिया, अब उसने कवर करना है 1/8, तो 1/4 कंप्लीट कर लिया, दैट मीन्स वो O to A अब आ गया है, तो वहाँ पे A की पोजीशन है अब, ठीक है। अब A से उसे 1/8 ऑसिलेशन कवर करना है, ठीक है, A से 1/8 ऑसिलेशन कवर करना है। तो इन दोनों को टाइम पीरियड जब ऐड कर दूंगा, इसका टाइम पीरियड क्या आ गया T/4, अब इसका टाइम पीरियड मैं इसके साथ जब ऐड कर दूंगा तो मेरे को 3/8 ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा वो मेरे पास आ जाएगा। समझ आया बात को, ठीक है। तो अब देखो 1/4 कंप्लीट हो चुका है, दैट मीन्स उसकी पोजीशन है अब A, अब A से वो ट्रेवल करेगा 1/8 ऑसिलेशन, दैट मीन्स 1/4 ऑसिलेशन में देखो 1/4 ऑसिलेशन क्या होता है, 1/4 ऑसिलेशन दैट मीन्स उसका एम्पलीट्यूड A है, तो 1/8 ऑसिलेशन में उसका एम्पलीट्यूड हाफ हो जाएगा, दैट मीन्स वो A से हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड कवर करेगा, ठीक है। तो A से जब हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड कवर करेगा तो उस पर कौन सी इक्वेशन लगाएंगे हम, ये आपको पता आना चाहिए। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो आपको मैंने ये पोर्शन आपको माइंड में होना चाहिए, ठीक है, ये आप छाप लो, अपना माइंड में ही छाप लो, कॉपी में तो आप भूल जाओगे, ठीक है। जब देखो मीन पोजीशन से पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा तो इक्वेशन गवर्न होगी A sin ω t से, अब ठीक है, और मीन पोजीशन से अब नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा तो गवर्न होंगी -A sin ω t से, ठीक है। तो मीन पोजीशन में गवर्न तो होंगी sin ω t, अब प्लस वाला लेना है माइनस वाला लेना है, तो वो डिपेंड करेगा कि प्लस की तरफ जाएगा तो वो +A sin ω t, माइनस की तरफ जाएगा -A sin ω t। अब वन ऑफ द अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे प्रेजेंट है पार्टिकल और वहाँ से अपना मोशन को मतलब वहाँ से मोशन हो रहा है, तो वहाँ उस केस में sin ω t ना होके cos ω t आएगा, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? अब देखो हमारे को पता है कि वन ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल आ चुके हैं, तो उस केस में इक्वेशन कैसे गवर्न होंगी, x = A cos ω t, ठीक है। तो पॉजिटिव साइड से मीन को पोजीशन की तरफ आ रहा है तो +A sin ω t, लेकिन अगर माइनस साइड से नेगेटिव साइड से मतलब मीन पोजीशन की नेगेटिव डायरेक्शन की साइड से वो मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है तो -A sin ω t हमें लेना पड़ेगा। अब इस केस में ये वाला केस है, ठीक है, क्योंकि 1/4 करने के बाद यहाँ आ चुका है, अब उसको यहाँ से 1/8 कवर करना है, तो 1/8 आपको पता होना चाहिए कि कैसे होता है, 1/8 होता है हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, दैट मीन्स A/2, अगर एम्पलीट्यूड टोटल A है तो A/2 कवर करना है, और इक्वेशन गवर्न होगी A cos ω t से, तो देखो आप लगा दोगे A/2 = A cos ω को देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को 2/2
बाय टी, टाइम पीरियड टी आएगा और इनटू टाइम, स्मॉल टाइम, जो भी टाइम इसको कवर करने में लगेगा। ये एक्चुअल ऑसिलेशन का टाइम है ना, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, और ये गिवन टाइम है कि आपको a/2 कवर करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, इसको देखो 1/2 को इसको सोल्व करो, a से a कैंसिल, तो आपके पास 1/2 इक्वल टू कोस का एंगल क्या आ गया 2π/t इंटू टी। तो अब आपको पता है कोस कहाँ पे 1/2 होता है, 1/2 की वैल्यू होती है कहाँ पे, π/3 पे, है ना, π/3 पे। दैट मीन्स 2π/t इंटू स्मॉल टी की वैल्यू आ गई π/3, और यहाँ से आपको पता चला कि t की वैल्यू क्या आ गई है, पाई से पाई कैंसिल, पाई t की वैल्यू आ गई है कैपिटल D डिवाइड बाय 6। तो a से 1/8 ऑसिलेशन, दैट मीन्स a से a/2 डिस्टेंस कवर करना, एक्सट्रीम से हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड कवर करने में उसे t/6 सेकेंड लगेगा। अब पीछे हमको मैं बता चुका हूँ 1/4 तो ये आ गया t/4, अब इसका 1/8 मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ t/6, तो ये टोटल मिलके आपके पास क्या बनाएंगे, देखो एलसीएम क्या आ गया इसका 12, 3 + 2 5 t/12 आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये आप ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। तो ऐसे कोई भी ऑसिलेशन आपको 3/8 दिया हो या 4/8 दिया हो या 5/8 दिया हो, ठीक है, तो आप अप्रोच क्या रहेगी आपको इस तरीके से, आपको मतलब तोड़ लेना है 1/4 1/4 1/4, तो आपको देख लेना कि वो जो लास्ट वाला जो पोर्शन है बचता है, ठीक है, तो वो जो पोर्शन है वो किस इक्वेशन से गवर्न होगा। ठीक है, तो वो आप इस अकॉर्डिंगली देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन ए करंट इन कोइल चेंजेस फ्रॉम 5 एम्पियर टू 2 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड, एवरेज वोल्टेज ऑफ 50 वोल्ट इज प्रोड्यूस्ड, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कोइल। देखो जब भी आप मॉक टेस्ट करते हो ना, इसकी खास बात यह है कि आप एक ही सीटिंग में डिफरेंट क्वेश्चन को एक साथ डील करते हो। ठीक है, 1 बाय 1 एक उसको डील करते हो, तो इससे क्या होता है आपका माइंड जो है ना वो इस सिचुएशन में वो हैबिचुअल हो जाता है कि वो ऐसे कई बार हम करते हैं ना कि एक ही चैप्टर के लगातार क्वेश्चन हम लगातार 50 से 60 क्वेश्चन लगा देते हैं, लेकिन हम जब वन गो में हम डिफरेंट एक मिक्सचर उनका मतलब कोई भी मतलब अगर ऐसे ही मॉक टेस्ट को मैं लेता हूँ तो हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, कि कोई क्वेश्चन किसी चैप्टर से आ रहा है, कोई क्वेश्चन किसी चैप्टर से आ रहा है, कई बार माइंड में वो चीज़ें नहीं आती जो आपका वन गो में एक चैप्टर को हम डील करते हैं। तो आपका एग्ज़ाम से कुछ देर पहले ये एक सही टाइम है आपका मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने का। ठीक है, तो आप डिफरेंट मतलब चैप्टर्स के बिल्कुल एक मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करो, और इस चैनल पे हम लगातार मॉक टेस्ट आपके लिए लाते रहेंगे। चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं हम। व्हेन ए करंट इन कोइल चेंजेस फ्रॉम 5 एम्पियर टू 2 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड, एवरेज वोल्टेज दे रखी है आपको, इज प्रोड्यूस्ड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कोइल। अब आपको पता है कि ये क्वेश्चन किससे है, माइंड में आना चाहिए आपका, ये फ्राडे लॉ ऑफ इंडक्शन से है ना। फ्राडे लॉ ऑफ इंडक्शन में ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो उसका फॉर्मूला आपको पता आना चाहिए। इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड किस पे करता है, कोइल के सेल्फ इंडक्टेंस पे और किस रेट से करंट उसमें चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आपका ईएमएफ का इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होगा EL × DI/dt। ठीक है, इन दो चीज़ों पे इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड करता है। ठीक है, अब आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ दे रखा है 50 वोल्ट का, 50 वोल्ट पुटअप कर दो, L आपको फाइंड आउट करना है, सिंपल। अब चेंज इन करंट, ये है चेंज इन करंट। ठीक है, चेंज इन करंट क्या हो जाएगा आपका, चेंज इन करंट हो जाएगा 5 से 2 हो गया ना, 5 - 2, और किस टाइम इंटरवल में हो गया, वो हो गया 0.1 सेकेंड में। बस आपको वैल्यू पुटअप करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आंसर आपके सामने है। हेनरी जो होती है सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट होती है, ये भी ध्यान रखना है। कई बार एक ये भी आपको मे बी आस्क कर लिया जाता है, हेनरी का डायमेंशन फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या है इंडक्टेंस का जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, गिवन इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज इक्विवेलेंट टू, ये आता है गेट से रिलेटेड क्वेश्चन कि कौन सा गेट इसका कोरस्पॉन्डिंग गेट होगा। ठीक है, इसका आउटपुट इनपुट आउटपुट क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को देखो कैसे लेना है। ये आपका नोर गेट है कि मतलब ए बी इनपुट दिया है और यहाँ पे ये बना देगा A + B बार।
अब a प्लस बी बार दोनों इनपुट में इसके चले गए और ये इनको ऐड करके इनका दोबारा नोट बना देगा। दैट मीन्स अगर मैं इसको y1 कहता हूँ ना, अगर मैं इसको y1 कहता हूँ, y1 है यहाँ पे और y1 गया तो y1 का बार बना दिया इसने यहाँ पे, इस स्टेज पे आके यहाँ बन चुका है y1 प्लस y1, दैट मीन्स y1 का बार। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट ये था आपका y1, तो y1 कॉम्प्लीमेंट हो चुका है a प्लस बी, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो गया तो a प्लस बी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया a प्लस बी का बार। तो ये कौन सा गेट होगा आपका, ये आपका होगा नोर गेट, सिंपल सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द वर्क फंक्शन ऑफ एल्यूमिनियम इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये आपका देखो मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन है। इफ टू फोटॉन्स ईच ऑफ एनर्जी 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्ट्राइक ऑन इलेक्ट्रॉन ऑफ एल्यूमिनियम देन इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है इस। ठीक है, कभी कैलकुलेशन नहीं है, थोड़ा सोचो आप कैसे होगा कि वर्क फंक्शन एल्यूमिनियम पे है, एल्यूमिनियम पे कुछ फोटोन फॉल करवा रहे हैं। कितने फोटोन दिए गए हैं, 2 फोटोन जिनकी एनर्जी है 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईच, और वर्क फंक्शन एफ एल्यूमिनियम दे रखा है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस केस में इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा एल्यूमिनियम का जो मेटल है या नहीं होगा, या वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो, आपको ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कंसेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए, वरना आप उलझ जाओगे, कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगे। आपको पता होना चाहिए कि अगर वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी मैं फोटोन की फॉल करवाता हूँ तो अब इमिशन हो जाएगा, तो इमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से लेस है तब उस केस में इमिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तब उस केस में इमिशन नहीं हो पाएगा। तो अब देखो, चाहे यहाँ पे फोटोन 1 हो, 2 हो, 10 हो, 1000 हो, ये डिपेंड नहीं करता, लेकिन उन पर्टिकुलर फोटोन की एनर्जी क्या है ये डिपेंड करता है कि मतलब इमिशन होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 फोटोन जो है आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया गया है, ताकि आप कंफ्यूजन में क्या करो, 2 इंटू 3.5 कर दो और आपको पता चले कि टोटल मैं एनर्जी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉल करवा रहा हूँ और वर्क फंक्शन है 4.2 का, तो आप कह दोगे पॉसिबल है, तो बी ऑप्शन। हालांकि ये ऑप्शन आपको ध्यान में रखना है, ये गलत अप्रोच है। ठीक है, एक्चुअल में जो 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है फोटोन का, यही काउंट होगा। नंबर ऑफ फोटोन से कोई इसका पे फर्क नहीं पड़ेगा एनर्जी पे। ठीक है, तो 3.4 इज लेस देन किसका, वर्क फंक्शन से है। ठीक है ना, तो वर्क फंक्शन से ही लेस हो गया तो इमिशन तो हो ही नहीं पाएगा, तो यहाँ पे नॉट पॉसिबल वाला केस आ जाएगा, 9th ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये छोटी सी बातें, आपको छोटी नहीं है तो ये छोटी बातें ही कंफ्यूजन क्रिएट कर देती हैं को एग्जाम में, तो ऐसे आपको कंसेप्ट में आपको ध्यान में रखना है। ओके, ठीक है, तो आपको पता चला कि ऑल, तो ये सारी की सारी एनर्जी कहाँ डिसिपेट हो जाएगी, आपको पता है एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी इन फॉर्म ऑफ हीट भी हो सकती है। ठीक है, तो सारी, तो इमिशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू पार्टिकल्स ऑफ मास m1 एंड m2, यहाँ पे m1 ग्रेटर देन m2 दे रखा है, अट्रैक्ट ईच other with a force inversely proportional to the square of the distance between them. If the particles are initially held at rest and then released, the center of mass will be. अब देखो वो क्या हो रहा है कि कोई मास है, अब मान लो m है, ये m1 है, ये है m2, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, वो इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको इसकी तरफ ले रहा है और इसको इसकी तरफ खींच रहा है। ठीक है, अब हमें पता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करेगा, दैट मीन्स वो 1/r² की वो फॉलो करेगा। अगर उन पार्टिकल को बोला गया क्वेश्चन में, इफ द पार्टिकल्स आर इनिशियल हेड रेस्ट, वो रेस्ट में है, अगर उन्हें रिलीज कर दिया जाता है तो वो सेंटर ऑफ मास मूव करेगा या नहीं करेगा, या कैसे करेगा, क्या सिचुएशन रहेगी, आपको ये बताना है।
आपको पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास मतलब अगर सिस्टम पे अगर कोई फोर्स लग रहा है तभी सेंटर ऑफ मास मूव करेगा, अदरवाइज अगर कोई इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब सेंटर ऑफ मास जैसे पहले था वैसे ही अब रहेगा। ठीक है, तो जब इनको रिलीज कर दिया जाता है तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके बीच का है ना, तो ये सिस्टम का इंटरनल फोर्स है, आउटवर्ड से तो कुछ नहीं लग रहा ना, तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे रहेगा, जहाँ पहले था वहीं रहेगा, तो दैट मीन्स रिमेन्स एट रेस्ट। क्लियर? ओके, नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, दैट मीन्स इट रिमेन्स एट रेस्ट। नेक्स्ट चलते हैं, टू वायर्स ए एंड बी ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग रेडियाई इन द रेशो 1:2 एंड कैरी करंट्स इन द रेशो 4:1, द रेशो ऑफ द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए एंड बी। अब टू वायर हैं, ये है ए को बोल देता हूँ मैं 1 और बी को मैं बोल देता हूँ सेकंड नंबर, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, नंबरिंग कर देंगे तो आपको ध्यान आसान रह जाएगा। तो इस केस के लिए देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की आपको बता दें, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए, वो कैसे आप याद रखेंगे, I = NE/VDA, हम इसको कैसे याद रखते थे, नेवड़ा है ना, N = नेवड़ा मतलब नेवला होता है ना, वैसे N = VDA, नेवड़ा ऐसे ट्रिक है ना याद रखने की, कैसे भी रख सकते हैं आप याद। तो इस केस में देखो I1 और VD1 और ये है एरिया, ये ध्यान रखना है आपको, ये ए जो है ना ये है आपका एरिया, ए यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये ए वायर दे रखी है बी वायर। और इस केस में I2 क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा, ये है नंबर डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन का चार्ज और VD2। ठीक है, सेकंड नंबर दे दिया मैंने इसको एरिया। अब दो हैं वो सेम मटेरियल की हैं और रेडियाई दे रखा है इनका रेशो का और करंट दे रखा है 4:1, दैट मीन्स I1 डिवाइडेड बाई I2 दे रखा है आपको 4:1। ठीक है, और एक्चुअल में I1 क्या है, वो है NV/VD1A और A की जगह एरिया मैं पुटअप कर सकता हूँ ना, एरिया क्या पुटअप करूँगा मैं, πr1²। ठीक है, और इसके इसमें I2 के लिए NVD2 और इसका एरिया जो होगा A2A1, इसका जो एरिया हो जाएगा πr2²। अब रेडियस का देखो रेशो दे रखा है आपको, रेडियस का रेशो दे रखा है आपको, मतलब ए रेशो भी दे रखा है ना, इसका मतलब R1:2 दे रखा है, वो दे रखा है आपको 1:2, दैट मीन्स इसका स्क्वायर करेंगे तो 1:4 हो जाएगा, दैट मीन्स ये तो सारा कैंसिल हो गया ना, पेन मैं चेंज कर लेता हूँ, देखो ये सारा आपके कैंसिल हो गया, सॉरी एनी से एनी कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आपका रेस्ट रह गया है VD1 डिवाइडेड बाय VD2 और R1 × R2 का स्क्वायर, यहाँ पे इसका रेशो 1:1/2 है तो 1/2 का स्क्वायर 1/4। अब VD1 डिवाइडेड बाय VD2 आपके पास आ जाएगा 4:1 है ना, सॉरी 4:1 तो वहीं पड़ा है, तो ये इंटू 4 द्वारा हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा आपका 16:1, 16:1 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे ये आपका पड़ा है ना ऑलरेडी, तो ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई जो होगा 4 × 4 हो जाएगा, 16/1 हो जाएगा ना, 16:4। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं, स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट is 1/√2 times initial speed. If the range of the particle is n times maximum height attained by it, then n = अब आपको दिया गया कि मैक्सिमम हाइट पे उसकी स्पीड है, मैक्सिमम हाइट पे देखो, मैं जब प्रोजेक्टाइल के मोशन को जब मैं देखता हूँ तो मुझे ये मिलता है कि ऐसे प्रोजेक्टाइल हो रहा है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ इस तरीके से हो रहा है, ये ग्राउंड है आपका, तो आपको पता है जब यहाँ पे जो प्रोजेक्ट की गई है थीटा पे, ठीक है, और यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे हो जाता है, ये u से आपने प्रोजेक्ट किया तो ये मैक्सिमम हाइट पे u cos थीटा रहता है।
तो u cos थीटा की आपको मैक्सिमम हाइट पे दे रखा है 1/√2, है ना, ठीक है। तो आपको पता चला 1/√2 द स्पीड ऑफ इज मैक्सिमम, इट इज 1/√2 टाइम्स इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड u है, दैट मीन्स थीटा की वैल्यू क्या होगी आपके पास 45 डिग्री, है ना, यही दे रखा है। अब रेंज आपको बोला गया कि रेंज ऑफ द पार्टिकल n टाइम्स हो जाए हाइट की, n टाइम्स हो जाए हाइट की। तो इस केस में देखो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है ये वाला, ठीक है। रेंज, मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है R = 4h इंटू कोट थीटा, कोट थीटा, ठीक है। जब R = NH में आप R को यहाँ पे 4h कोट थीटा, थीटा आपको पता चल गया 45 डिग्री, ठीक है। ये पुटअप कर दोगे तो यहाँ पे h से h कैंसिल हो गए, n की वैल्यू आ जाएगी 4। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट के बीच में अगर रिलेशन पता है आपको, ये रिलेशन, ठीक है, ये रिलेशन अगर आपको पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को चुटकी में कर सकते हैं, है ना। ज़्यादा देर तो लगेगी, मैक्स टू मैक्स कितना लगेगा, 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में। नेक्स्ट चलते हैं। अ बुलेट ऑफ मास 5 ग्राम ट्रेवलिंग विद a speed of 210 मीटर पर सेकेंड strikes a fixed wooden target. 1/2 of its kinetic energy is converted into heat in the bullet, while the other half is converted into heat in the wood. The rise of temperature of the bullet if the specific heat of its material is, ठीक है, specific heat of the material is। अब देखो बोला क्या गया है, 1/2 of its kinetic energy कन्वर्ट हो रही है हीट में। क्या कन्वर्ट हो रहा है, 1/2 of the kinetic energy converted into heat। तो kinetic energy क्या होती है बुलेट की, 1/2 mv², इसका हाफ कन्वर्ट हो रहा है हीट में, और वो हीट जो होगा वही राइज करवाएगा ना टेम्परेचर ऑफ द बुलेट। तो हीट और टेम्परेचर में, राइजिंग टेम्परेचर में एक रिलेशन होता है Q = ms डेल्टा टी। तो हीट जो कन्वर्ट हो रही है वही ms डेल्टा टी है। इसका मतलब 1/2 ऑफ हाफ mv² वो कन्वर्ट हो रही है हीट में, दैट मीन्स ms डेल्टा टी में कन्वर्ट हो रही है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऐसे लग जाएगा ना, एनर्जी कन्वर्ट हो रही है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहाँ पे सिंपल आप v की वेलोसिटी देखो, v दे रखा है आपको 210 मीटर पर सेकेंड, v देखो आपको 210 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, और आपको मास दे रखा है 5 ग्राम। देखो 5 ग्राम मास से मास तो देखो कैंसिल ही हो जाएगा ना, मास से मास तो देखो कैंसिल ही आउट हो रहा है। और स्पेसिफिक हीट आपको दे रखी है ऑलरेडी, स्पेसिफिक हीट दे रखी है ये 0.030 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और आपको बताना है कि राइज ऑफ टेम्परेचर क्या होगा। देखो डेल्टा टी आपको फिगर आउट करना है, डेल्टा टी आपको फिगर आउट करना है। एस आपको दिया गया है, वी आपको दिया गया है, सिंपल है ना। फिर तो डेल्टा टी को एक साइड रखो, दो सिंपल है, तो वैल्यू पुटअप करनी है आपको। देखो v² डिवाइडेड बाय 4s हो जाएगा, वैल्यू पुटअप करोगे 210 × 210 4 × 4.2, तो सिंपल आपको वैल्यू पुटअप करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। चलें फिर आगे। देखो एक ग्राम है, ग्राम और उसका इसका भी थोड़ा ध्यान रख लेना, तब यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं आप आगे। एन ऑब्जेक्ट अंडरगोइंग SHM takes 0.5 second to travel from one point of zero velocity to the next such point. That means one point of zero velocity to another zero point of velocity में वो travel करने पे कितना टाइम ले रहा है, 0.5 सेकेंड। द डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स इज 50 सेंटीमीटर। उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस रखिए 50 सेंटीमीटर, ओके। द पीरियड फ्रिक्वेंसी और एम्पलीट्यूड, मतलब ये तीन चीज़ पूछे हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जीरो वेलोसिटी पॉइंट वाला कौन सा होता है। जीरो वेलोसिटी मतलब एक्सट्रीम पोजीशन की बात कर रहा है कि वो एक्सट्रीम, वन ऑफ द एक्सट्रीम टू अनदर ऑफ द एक्सट्रीम लेने में कितना टाइम ले रहा है,
वो ले रहा है 0.5 सेकेंड। अब t/2 की वैल्यू ही आपको दे रखी है, t/2 आपको दे रखा है 0.5 सेकेंड। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक्सट्रीम, वन एक्सट्रीम से अनदर एक्सट्रीम गया ना, वो वन एक्सट्रीम टू अनदर एक्सट्रीम गया है। अनदर एक्सट्रीम पोजीशन गया है, ठीक है, ओके। तो इस केस में देखो टाइम पीरियड तो आ गया आपके पास कितना, 1 सेकेंड, ठीक है। अगर इसका रिवर्स कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा 1/t, दैट मीन्स 1/1, तो ये आ जाएगा 1 हर्ट्ज, ठीक है। ये दोनों आ गए। अब आपका रह गया एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड देखो, एम्पलीट्यूड देखो, वन ऑफ द एक्सट्रीम टू अनदर ऑफ द एक्सट्रीम, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है ट्वाइस इनटू एम्पलीट्यूड, है ना, कि मीन पोजीशन के इस साइड और ये मीन पोजीशन के इस साइड, तो ट्वाइस ऑफ द एम्पलीट्यूड, तो ट्वाइस ऑफ द एम्पलीट्यूड, ये आपको इनके बीच की डिस्टेंस दी गई है 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपके पास एम्पलीट्यूड आ गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये देखो तीनों ऑप्शन किसमें मैच कर रहे हैं, 1 1 25, 1 1 25, ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। क्लियर। कुछ क्वेश्चन, कुछ डिफिकल्टी नहीं थी क्वेश्चन में, देखो तो आप ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहाँ पे भी मिलेंगे आपके एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो आपको छोटी छोटी चीज़ें देखना, पहले तो आपको क्वेश्चन रीड करना है, वो कहना क्या चाह रहा है, उसकी लैंग्वेज समझोगे तो आपका आधे से ज़्यादा आपका क्वेश्चन, तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो मतलब इन्फॉर्मेशन तो क्वेश्चन से ही मिल जाएगी ना आपकी, ठीक है। चलो आप नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। तो वन ऑफ द एक्सट्रीम टू अनदर एक्सट्रीम जाने में टाइम कितना लगता है, t/2, क्लियर। और मीन से वन ऑफ द एक्सट्रीम जाने में कितना लगता है, t/4, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। ABC is a equilateral triangle. Charges plus Q are placed at each corner as shown in figure. The electric intensity at center O will be. ऐसे क्वेश्चन में देखो क्या करना है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल के कॉर्नर्स पे इक्वल चार्जेस प्लेस्ड हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि इक्वल चार्जेस जब प्लेस किए जाते हैं ना कॉर्नर पे, तो जो सेंटर होता है, सेंटर, यहाँ पे सेंटर मतलब सेंट्रोइड की बात कर रहा है यहाँ पे, है ना। तो जो ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड होगा, तो मतलब ये ओ सेंटर, ठीक है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ठीक है। तो ये आपको एक स्पेशल केस है कि जब इक्वल चार्जेस प्लेस किए जाते हैं किसी रेगुलर पॉलीगन के कॉर्नर्स पे, ठीक है। वो पॉलीगन ट्रायंगल भी हो सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। रेगुलर पॉलीगन मतलब जिसकी साइड इक्वल है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये आपकी कंडीशन ध्यान में रखनी है आपको। इफ इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट ऑल द कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, तो यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन कौन सा हो सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकती है, हेक्सागन हो सकता है, ठीक है। ऐसे मतलब कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो सकता है। अगर उस केस में हम उनके सभी कॉर्नर्स पे इक्वल चार्जेस का मतलब मेरा है कि उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और उनका साइन भी सेम हो, ठीक है। तो इक्वल चार्जेस अगर ऐसे प्लेस किए जाते हैं तो उनके ज्योमेट्रिकल जो सेंटर होगा, तो उस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, ठीक है। ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद होगा। तो ऐसे क्वेश्चन देखो, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, देखते ही सिंपल आपको 0 करना था, 0 इक्वल चार्जेस देखे, इक्विलेटरल ट्रायंगल देखा, रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है, इक्वल चार्जेस, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, कुछ नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। A metallic bar is heated from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius. The coefficient of linear expansion is this. What will be the percentage increase in length? अब देखो, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज होने से लेंथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता है कि लेंथ पे क्या चेंज होता है, तो लेंथ पे जो चेंज होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, एक तो उसकी इनिशियल जो लेंथ है L0, और उसके कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन पे अल्फ़ा, और उसके कितना राइज किया है टेम्परेचर ने, तो L अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। अब आपको परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ पूछा है, दैट मीन्स आपको परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा डेल्टा एल जो चेंज हुआ है और किससे, इनिशियल से कितना चेंज हुआ है, इनटू में 100 कर देंगे हम,
ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू यहाँ से एल नॉट डिवाइड में ले जाओ तो यहाँ पे आएगा आपके पास अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू मैं 100 कर दूंगा ना, 100 जो मेरे पास आंसर आ जाएगा। कितना आएगा देखो, अल्फा की वैल्यू दे रखी है आपके पास 10⁻⁻5 और डेल्टा टी कितना राइज किया है 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। देखो डिफरेंस जो डिग्री सेल्सियस में रहेगा वही केल्विन में रहेगा ना, क्योंकि 0 में भी 273 ऐड होगा, 100 में भी 273 ऐड होगा, तो इनका डिफरेंस तो 100 ही होगा। तो यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू आ गई 100 और ये 108 जो बाकी था। ये देखो -5 है, ये पावर 4 बनेगी तो 10⁻⁻1 आएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.1%। क्लियर? कुछ क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था, बस आपको डेल्टा एल मतलब पता होना चाहिए कि इस पे कैसे है, इसका एक्सप्रेशन अगर आपको पता है तो सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। एन एक्सप्लोजन ब्लोज अ रॉक ऑफ मास 500 kg। ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इसको ध्यान दो। ऑफ मास 500 kg into 3 pieces, 2 pieces with masses 200 kg and 100 kg go off at a right angle to each other with velocity of 8 meter per second and 12 meter per second respectively. What is the speed of third part? ऐसे क्वेश्चन में देखो एक्सप्लोजन हो रहा है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा ना, तो एक्सप्लोजन उसके इंटरनल कुछ हो रहा होगा, इंटरनल फिनोमेना हो रहे होंगे, तो इंटरनल फोर्सेस इंक्लूड होंगे। तो इंटरनल फोर्सेस जब लग रहे हैं तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स तो 0 है, एक्सटर्नल फोर्स कोई एक्ट नहीं कर रहा। दैट मीन्स जो एफ को मैं अगर dp/dt कहता हूँ, मतलब चेंज इन मोमेंटम कहता हूँ फोर्स को, तो चेंज इन मोमेंटम तो होगा ही नहीं। दैट मीन्स मेरा मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व्ड रहेगा। इतनी बात आपको ध्यान माइंड में आ गई तो आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो लगाना है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर मैंने P1 P2 P3 इक्वल टू 0 लगा दिया, क्योंकि इनिशियल भी वो रेस्ट पे था ना, इनिशियल जब एक्सप्लोजन होने से पहले रेस्ट पे था, तो ये 0 होगा। यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर आपने लगा दिया तो ये कैलकुलेशन आपके ये चुटकियों की बात है। ठीक है, देखो P3 यहाँ से देखो P3 क्या आएगा, अगर मैं देखो ये वाले दो मैं कहता हूँ कि राइट एंगल पे गए हैं, ठीक है, तो ये तो थर्ड वाला है, उसका जो मोमेंटम होगा -P1 + P2 हो जाएगा, है ना। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो P3 का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या मैग्नीट्यूड आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ P1 + P2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कोई दो वेक्टर राइट एंगल पे हैं तो उनका रिजल्टेंट ही हुआ ना, A + B का मैग्नीट्यूड, ये रिजल्टेंट ही हुआ, तो इनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस P1 का स्क्वायर, P1 का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर प्लस में P2 का जो मैग्नीट्यूड आएगा उसका स्क्वायर कर दूंगा और स्क्वायर अंडर रूट ले लूँगा, तो मेरे पास P3 की वैल्यू आ जाएगी। और थर्ड पार्टिकल की स्पीड पूछी है, दैट मीन्स अगर मेरे पास P3 आ गया, P3 अगर मेरे पास मैग्नीट्यूड आ गया और P3 को मुझे पता है, इसको बोलते हैं M3, है ना, M3 × V3 बोलते हैं। P3 मेरे पास आ गया और मास मुझे पता है, तो मैं V3 में कैलकुलेट कर दूंगा ना, V3 तो मैं कैलकुलेट कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो P1 आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है, P2 क्योंकि आपको देखो मास ऑफ जो दो राइट एंगल पे गए हैं पार्टिकल, मतलब M1 और M2, उनकी रिगार्डिंग तो P1 P2 है ना। M1 M2 का मास दे रखे आपको क्या, 200 और 100। 200 वाला स्पीड से जा रहा है 8 से, 100 वाला जा रहा है 12 से, तो P1 क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा 200 × 8, P2 हो जाएगा 100 × 12। ये 1600, ये 1200, इन दोनों को मैं यहाँ पे पुटअप करूँगा, मतलब मेरे पास P3 आ जाएगा 2000। इसको जब कैलकुलेट करूँगा ना, मैं वैल्यू पुटअप करूँगा 2000। अब P3 की वैल्यू मेरे पास आ गई है 2000। अब P3 ही तो M3 × V3 है ना, क्लियर हुआ, M3 × V3। M3 मुझे पता है मास क्या है, ठीक है, 2 पीसीस है ना, 2 पीसीस तो 200 के हैं, तो M1 था 200 kg, M2 था 100 kg और M3 है वो है 200 kg। ठीक है, 200 kg।
अब 200 इंटू V3, आपके पास V3 आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है। क्वेश्चन आपका सोल्व। नेक्स्ट चलते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 3 kg इज लॉन्च अप ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एंगल 35 degree, making angle of 45 degree with horizontal. What is the coefficient of friction between body and inclined plane if the time of ascent is half of the time of descent? क्वेश्चन समझ में आया आपको क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन में क्या है, किसी प्लेन पे जो कि 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है, उस पे कोई बॉडी ऑफ मास 3 kg अप जा रही है और एक टाइम में डाउन जा रही है। तो टाइम ऑफ एसेंट जो है वो हाफ ऑफ द टाइम ऑफ डिसेंट है। तो उस केस में जो इंक्लाइन प्लेन का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, ये आपको डिटरमाइन करना है। अप्रोच पता चली कैसे कैसे करना है। अप्रोच माइंड में आया नहीं आया? नहीं आया तो फिर देखो कैसे लेना है। एक टाइम पे देखो अप जा रहा है, एक टाइम पे डाउनवर्ड जा रहा है। सबसे पहले mg देखो नीचे लग रहा है, mg का जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में ले जा रहा है। अब इस साइन थीटा, ठीक है, अब जब अपवर्ड जा रहा है तो मोशन हो रहा है अपवर्ड, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में। दैट मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन मोशन के अपोजिट हो जाएगी, ये वाली F जो मैंने ग्रे कलर में दिखाया यहाँ पे, ये वाला। लेकिन अगर जब डाउनवर्ड जाएगा, डाउनवर्ड के केस में जब मोशन डाउनवर्ड हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स उसको डाउनवर्ड मोशन से रोकेगा। दैट मीन्स उसकी डायरेक्शन फ्रिक्शन फोर्स की उसके अपोजिट होगी। दैट मीन्स फ्रिक्शन फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन अपवर्ड होगी इस बार। क्लियर? तो एक बार अपवर्ड मोशन है, एक बार डाउनवर्ड मोशन है। इन दोनों की इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आपने लिख दी और वहाँ से कुछ कैलकुलेशन की तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। इक्वेशन देखो कैसे लिखनी है। पहले तो ये सिंपल आपको पता चला ना यहाँ पे क्या होगा। देखो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स तो आपको पता है, न्यू इंटू जो नॉर्मल फोर्स होता है। नॉर्मल फोर्स यहाँ पे ये लग रहा है ना, यहाँ पे ये वाला, और नॉर्मल फोर्स किसके साथ बैलेंस है, mg कोस थीटा के साथ। तो यहाँ पे आपको पता चला फ्रिक्शनल फोर्स मेरा न्यू mg कोस थीटा आ गया। ठीक है, अब देखो अटेम्प्ट कैसे करना है आपको। एक साइड अपवर्ड डाउनवर्ड, इन दोनों की इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दो। अपवर्ड में जब जा रहे हैं, अब अभी आपको पता नहीं अपवर्ड एक्सेलरेशन क्या है, तो उसे अपवर्ड ही पुटअप करो। तो mg साइन थीटा माई प्लस में f, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये दोनों ही उसको मतलब ऊपर जाते हुए को डीएक्सेलरेट करेंगे ना, डीएक्सेलरेट करेंगे तभी जाके वो रुक जाएगा। तो ये दोनों फोर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे उसकी डीएक्सेलरेशन करवाने के लिए। तो ये mg साइन थीटा प्लस f इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन, किस अपवर्ड एक्सेलरेशन के साथ जाएगा ना। क्लियर हुआ? अब डाउनवर्ड मोशन में देखो कैसे हो रहा है कि डाउनवर्ड आ रहा है, तो mg साइन थीटा की डायरेक्शन में आ रहा है। तो mg साइन थीटा माइनस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन f, माइनस में f इक्वल टू m a डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पता है आपको, न्यू mg कोस थीटा। ये क्लियर हो गया। यहाँ पे वैल्यू पुनः पुटअप कर दी, तो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन आ गई। इन दोनों को डिवाइड करना है। देखो सिंपल सी कैलकुलेशन, डिवाइड करने पे आपके पास ये आ जाएगा। मैंने अपवर्ड और डाउनवर्ड को छेड़ा नहीं है, ठीक है। एम ए अपवर्ड रखो, ए डाउनवर्ड रखो। इन ए अपवर्ड और डाउनवर्ड को देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले तो इसको डिवाइड करके आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसका रेशो पता लगाना है आपको, कैसे लगाना है। अब इसका रेशो देखो कैसे पता चलेगा। अभी आपको दे रखा है कि एक बार ऊपर जाता है, एक बार नीचे आता है, तो जितनी डिस्टेंस ऊपर जाता है उतनी डिस्टेंस नीचे आता है, ठीक है। तो अपवर्ड मोशन में जाते वक्त तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लगेगी, एस इक्वल टू यू टी अपवर्ड, मतलब कितना टाइम अपवर्ड में लगा, माइनस में हाफ एक्सेलरेशन ऑफ अपवर्ड इंटू टी अपवर्ड का स्क्वायर, मतलब यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन जब डाउनवर्ड आएगा तो डाउनवर्ड मतलब एक किसी पॉइंट पे जीरो होगी ना इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो डाउनवर्ड आते वक्त उसकी एनर्जी कैसे गवर्न होगी, हाफ ए टी स्क्वायर। तो हाफ ए डाउनवर्ड टी डाउनवर्ड का स्क्वायर, ये मतलब कितना टाइम उसे डाउनवर्ड में आने में लग रहा है, ठीक है। तो यही तो आपको क्वेश्चन में यही तो बताना है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब टी अपवर्ड और डाउनवर्ड का रेशो दे रखा है ना हाफ, इसका यूज़ करना है आपको। देखो कैसे यूज़ करेंगे, इन दोनों को हेल्प से आपको ये पता चला कि ये दोनों
तो बराबर है क्योंकि डिस्टेंस बराबर है, तो इन दोनों को इक्वेट कर दो। इक्वेट कर दिया तो यहाँ से देखो ये जो u है, इस u को मुझे पता है कि जब अपवर्ड जाते वक्त, अपवर्ड जब जा गया ये, तभी इसके पास u था ना इनिशियल वेलोसिटी, तो अपवर्ड मोशन के केस में v इक्वल टू u माइनस ए टी लगाया मैंने। फाइनली और अपवर्ड मोशन में किसी वेलोसिटी किसी पॉइंट पे जीरो हो जाएगी, है ना, क्योंकि इस पर डीएक्सेलरेशन होगा ना अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब होगा, तो v इक्वल टू यू माइनस ए टी अपवर्ड के केस में। तो यहाँ से आपको पता v इक्वल टू जीरो है, फाइनली इसको जीरो वेलोसिटी हो जाएगी, तो यहाँ पे आपको u इक्वल टू टी ए अपवर्ड इंटू टी अपवर्ड, मतलब u इक्वल टू ए टी मिल जाएगा। सिंपली यहाँ पे आपको u की वैल्यू यहाँ पुटअप करनी है, दोनों को इक्विट करने के बाद पुटअप किया, तो यहाँ से आपको पता चला कि a अपवर्ड इंटू a डाउनवर्ड, इन दोनों का जो रेशो होगा वो किस रेशो के बराबर होगा, टी अपवर्ड स्क्वायर माइनस टी डाउनवर्ड स्क्वायर। बस ये पता चल गया आपका। और ये आपको दे रखा है वन, मतलब ये दे रखा है ना आपको, ये देखो टाइम ऑफ असेंट, मतलब टी अपवर्ड है जो है, टी अपवर्ड जो है वो 1/2 ऑफ टी डाउनवर्ड है ना। तो यहाँ से डाउनवर्ड और अपवर्ड 2 का रेशो आ जाएगा, है ना, टी डाउनवर्ड डिवाइड बाई टी अपवर्ड 2:1, तो यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो 4:1। दैट मीन्स जो पीछे आपने कैलकुलेट किया था रेशो ये वाला, थोड़ी सी देखो कैलकुलेशन लेंदी है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे लेंदी क्वेश्चन, इसलिए मैं ये क्वेश्चन मॉक टेस्ट में आपको दिया गया है। ए अपवर्ड डाउनवर्ड का रेशो मिल गया 4, यहाँ से वैल्यू पुटअप की इसकी 4। सिंपल आपको देखो 35 45 तो दे ही रखे ना आपको क्वेश्चन में, तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुटअप करी तो tan 45 डिग्री 1 हो गया, तो 1 प्लस न्यू में 1 माइनस न्यू की वैल्यू 4, न्यू की वैल्यू आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई करो सोल्व करो 3/5 आ गया, मतलब आपके पास 0.6 आ गया। 0.6 कौन से ऑप्शन में है देखो, 0.6 फर्स्ट ऑप्शन में है करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन होंगे लेंदी क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन कोशिश ये करना सबसे पहले आप जो क्वेश्चन आपको इजीली लग रहा है कि सोल्व हो जाएं, पहले उनको सोल्व करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका था तो इजी, लेकिन थोड़ा सा लेंदी था, मतलब कैलकुलेशन थी, लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। द हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया इन 1 आवर बाय अ फर्नेस whose temperature is 3000 केल्विन, सिग्मा दे रखे आपको स्टीफन कांस्टेंट। तो रेडिएशन की बात आती है तो आपको यहाँ पे आपको पता है कि स्टीफन्स लॉ वैलिड होता है ना। तो स्टीफन्स लॉ क्या, अगर आपको पता है स्टीफन लॉ क्या कहता है कि एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज गिवन बाय सिग्मा T4, मतलब स्टीफन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर की पावर 4, ठीक है। तो ये E क्या है, एक तरह की इंटेंसिटी होती है ठीक है, तो इंटेंसिटी होती है, एनर्जी नहीं होती है। एक्चुअली लिखा तो E जाता है, लेकिन ये एक्चुअल में देखेंगे, इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे ना स्टीफन लॉ की, तो ये इंटेंसिटी की बात करता है। तो मतलब वो बोलता है कि एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया थ्रू अ सरफेस इज गिवन बाय सिग्मा T की पावर 4। अब आपको क्वेश्चन में पूछा है कि हीट रेडिएटेड क्या है, तो हीट रेडिएटेड जो होगी आपकी, मतलब हीट एक तरह की क्या है, एनर्जी है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी ना। तो हीट रेडिएटेड अब पर यूनिट सेकंड, मतलब पर सेकंड तो है ये वाला एनर्जी, है ना। अब आपको 1 आवर का पूछा है, तो 1 आवर में 3600 मतलब 3600 सेकंड होते हैं। अगर आप इस क्वांटिटी को, ये जो पर सेकंड इमिट हो रही है एनर्जी, उसको अगर आप 3600 सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 आवर में कितनी एनर्जी इमिट होगी, मतलब कितनी हीट रेडिएटेड होगी, वो आपके पास मिल जाएगी। मतलब सिग्मा T4 इंटू 3600 कर दो मैं, मेरे पास आंसर आ जाएगा। हीट रेडिएटेड जो आएगा, जो पूछा गया है क्वेश्चन में, ये आ जाएगा, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू दे रखी है 5.7 और इसकी 3000। सिंपल वैल्यू पुटअप करो, ठीक है। T की पावर 4 करना है, याद रहे, और 3600 सेकंड में पुटअप करना है, और ये आपके पास एनर्जी जूल में आ जाएगी, ठीक है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। अब टू आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर S1 एंड S2 ऑफ रेडियस 2/3r एंड 1/3r हैव दिस मच चार्ज। ठीक है, फर्स्ट वन का है 12 माइक्रोकूलम एंड अनदर वन का है -3 माइक्रोकूलम रिस्पेक्टिवली and are at a large distance from each other. They are now connected by a conducting wire. A long time after this is done, the charges on S1 S2 मतलब पहले आइसोलेटेड कंडक्टिंग चार्जेस थे। ठीक है, तो आइसोलेटेड कंडक्टिंग चार्जेस का एक का रेडियस है 2/3r और सेकंड का रेडियस है 1/3r और इन पे कुछ चार्जेस है Q1 Q2। जब इनको आपस में टच कर दिया, टच करने के बाद इनके आपस में टच करने के बाद इन पे कितना चार्जेस रह जाएगा, ये पूछा है। अब आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना है इस केस में। अगर किसी कंडक्टिंग सरफेसेस को आपस में टच किया जाता है तो टच करने पर क्या होता है, उनके पोटेंशियल सेम हो जाते हैं। क्या होता है, ऑन कनेक्टिंग कंडक्टिंग स्फीयर देयर पोटेंशियल बिकम इक्वल या सेम कहूँ मैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक 2/3 रेडियस था और अनदर स्फीयर 1/3r रेडियस है, r है। 12 माइक्रोकूलम -3 कूलम के आपस में जब टच करेंगे इनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। सेम अगर मुझे पता है कि V1 = V2 हो जाएगा। अगर मैं देखो इनको बोलता हूँ इनिशियल थे चार्ज Q1 जो कि ये दे रखा है ये, और ये दे रखा है Q2। अब आफ्टर टचिंग चार्जेस हो जाएंगे डिफरेंट, लेकिन पोटेंशियल हो जाएगा सेम। तो आफ्टर Q1 डैश और एक Q2 डैश हो जाएगा। ठीक है, Q का हो जाएगा Q1 डैश, Q2 का हो जाएगा Q2 डैश। अब पोटेंशियल इनका V1 = V2 आपको पुटअप करना है। ठीक है, ये पोटेंशियल तो सेम हो जाएगा। अब पोटेंशियल जो गवर्न होगा वो होगा Q1 डैश डिवाइडेड बाय R और ये गवर्न होगा Q2 डैश डिवाइडेड बाय R। मतलब आफ्टर कनेक्टिंग जो उनके बाद चार्ज जो उनके पास आ जाएगा वो यहाँ पुटअप करना है पोटेंशियल में। ठीक है, जब आप इसको पुटअप करते हो तो आपको पता चलता है Q1 डैश, इन दोनों को सोल्व करते हैं ना, रेडियस 2/3r है, r/3 है, तो आपको पता चलता है कि Q1 डैश जो है वो 2 × Q2 डैश है। ठीक है, तो एक पे जो चार्ज होगा आफ्टर कनेक्टिंग Q1 डैश = 2 Q2 डैश है। अब आपको पता है टोटल चार्ज जो है वो तो कंजर्व्ड रहेगा, तो ये दोनों मिलके मतलब Q1 डैश और Q2 डैश ये मिलके तो मेरे कितने होने चाहिए, जो पहला था, पहले टोटल कितना था 12 - 3 कूलम, मतलब टोटल 9 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको टोटल 9 कूलम माइक्रोकूलम होना चाहिए। ठीक है, टोटल 9 माइक्रोकूलम होना चाहिए। अब मुझे पता है कि ये जो है ट्वाइस है, तो अगर मैं देखो इसको पुटअप कर दो ना, 2 Q2 डैश प्लस में Q2 डैश = 9 होना चाहिए। तो Q2 डैश की वैल्यू आ गई आपके पास 3 माइक्रोकूलम और इसी तरीके से Q1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6 माइक्रोकूलम। देखो टोटल तो कंजर्व्ड रहेगा ना, टोटल पहले 9 था, अब भी 9 रहेगा, टोटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने की, ऑन कनेक्टिंग द कंडक्टिंग स्फीयर देयर पोटेंशियल बिकम सेम। और उस पोटेंशियल में कौन सा चार्ज पुटअप करना है, आफ्टर कनेक्शन जो उन पे चार्ज रहेगा Q1 डैश और Q2 डैश। सिंपल, पहले वाला चार्ज मत पुटअप करना। ठीक है, ओके नेक्स्ट चलते हैं। और जनरेटर हैज़ ए EMF ऑफ 440 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया आपको 400 ओम का। इट्स टर्मिनल आर कनेक्टेड टू ए लोड ऑफ 4000 ओम। द वोल्टेज अक्रॉस द लोड इज। सिंपल सा क्वेश्चन है। अरे करंट आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस होना चाहिए। ध्यान में आया कैसे करना है, देखो ना कैसे करना है। पोटेंशियल डिवाइडेड बाय मतलब करंट जो सर्किट में होगा वो टोटल पोटेंशियल मैंने अप्लाइड किया है डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो करंट जो होगा वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज कितनी मैंने अप्लाई की है, वोल्टेज है मेरी 440 वोल्ट की, और टोटल रेजिस्टेंस क्या है, टोटल रेजिस्टेंस देखो उसका इंटरनल भी है और मैंने लोड भी कनेक्ट किया है, तो ये दोनों सीरीज में होंगे ना, करेक्ट। ठीक है, तो 400 प्लस में 4000, ये जब करूँगा मैं
तो 440 डिवाइडेड बाय 4400 ऐसे आ जाएगा ना। तो आपके पास करंट आ गया 1/10 एम्पियर। ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस लोड। अब आपको पता चल गया कि सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है 1/10 एम्पियर। अब आपको पूछा कि लोड के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो वोल्टेज जो अक्रॉस से ड्रॉप अक्रॉस द लोड क्या होगा, कितना करंट फ्लो हो रहा है और उसका रेजिस्टेंस, दैट मीन्स वोल्टेज अक्रॉस करंट इनटू उसका लोड का रेजिस्टेंस। तो ये आ गया आपके पास 1/10 और लोड का रेजिस्टेंस आ गया आपके पास 4000। डेट मीन्स 0 से 0 कैंसिल, आपके पास आ गया 400 वोल्टेज, है ना, 400 वोल्ट आ गया। आंसर आ गया आपके पास डी। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर, रेजिस्टेंस 2 ओम कनेक्टेड टू अ 10 वोल्ट बैटरी इज। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज में क्या रिलेशन होती है ना। इलेक्ट्रिक और फील्ड और वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है, अगर आपको पता है, माइंड में आ गया, क्वेश्चन में तो कुछ बचा ही नहीं है। देखते ही 5 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं है ये, 5 सेकंड का पता होना चाहिए आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा E, है ना, वो होगा वोल्टेज डिवाइडेड बाय जो लेंथ है L। सिंपल है ना, वोल्टेज क्या है 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ वायर क्या है 10 मीटर, तो वोल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया 1 वोल्ट पर मीटर। सिंपल यार, कुछ भी नहीं है, 5 सेकंड भी मतलब देखते ही आंसर टिक कर सकते हो अगर आपको ये पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज पोटेंशियल के बीच में आपको रिलेशन पता है। नेक्स्ट चलते हैं, द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। अब देखो, दो वेव्स हैं जो y1 और y2 है, इनकी इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, y1 है a1 साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई लैम्डा, मतलब साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स दे रखा है ना, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स की फॉर्म दे रखी है। और यहाँ पे k क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा, वही यहाँ पे लिखा गया है। और y2 लिखा गया a2 साइन ओमेगा टी माइनस में 2 पाई एक्स बाई लैम्डा प्लस 5। ठीक है, इनके बीच का पाथ डिफरेंस बताना है। अरे बताओ आप, देखते ही ये भी ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड का क्वेश्चन है। देखते ही कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको हमेशा मिलेंगे जो आपको देखते, अगर आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट पता है तो आप मैक्स टू मैक्स 10 सेकंड में आप सोल्व कर जाएंगे क्वेश्चन को, 10 to 15 सेकंड मैक्स टू मैक्स। ओके, तो देखो, आपको पहली बात तो ये ध्यान रखो कि इनका फेज डिफरेंस कितना है। फेज डिफरेंस आपको पता है कि फेज डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में आपको रिलेशन पता है तो आप इजीली कर पाओगे। फेज डिफरेंस होता है 2 पाई बाई लैम्डा। लैम्डा देखो एक तरह का लेंथ है ना, तो इस केस में जो मल्टीप्लिकेशन में आएगा वो एक लेंथ आएगा जो कि एक पाथ डिफरेंस होता है ना। तो कई बार आपको ध्यान में नहीं रहता, तो उसके लिए मैंने आपको बता रहा कि कौन किस साइड आएगा। फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा एक लेंथ का डायमेंशन है, तो ऊपर में जो लेंथ का डायमेंशन आएगा ना तो पाथ डिफरेंस आएगा। ठीक है, अब आपको पाथ डिफरेंस पूछा गया है, मतलब आपको पाथ डिफरेंस बताना है। इस बार आपको ये बताना है इसका उल्टा रेशन, मतलब इनवर्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा अपॉन में 2 पाई इंटू पाथ फेज डिफरेंस। ठीक है, फेज डिफरेंस ये आपको बताना है पाथ डिफरेंस। इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है। फेज डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, इन दोनों का फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, मतलब डेल्टा फाई क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा φ2 माइनस में φ1। देखो सबसे पहले तो ये ध्यान रखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे ना, आपको ये ध्यान में रखना है कि इनमें सेम अगर रिलेशन है, एक में साइन है तो दूसरे में भी साइन है ना, अगर एक में साइन है तो दूसरे में कोस है, तो उसको साइन बनाना पड़ेगा 90 माइनस करके ना, तो 90 माइनस करेंगे तो फेज कांस्टेंट में वो 90 ऐड हो जाएगा। क्लियर, तो फेज डिफरेंस में भी वो 90 रिफ्लेक्ट होगा, ये आपको बस ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे दोनों साइन है तो हमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है,
फेज डिफरेंस कितना आएगा, एक में दे रखा है 5 तो दूसरे में है 0, तो 5 माइनस 0, तो फेज डिफरेंस आ गया आपका 5। तो यहाँ पे मैं लैम्डा इंटू 2 इंटू 5 कर दूंगा तो मेरे पास पाथ डिफरेंस आएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। ओके, तो इस क्वेश्चन में देखो क्या आ गया है, द डायग्राम शोज द एनर्जी लेवल्स फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन अ सर्टेन एटम विच ट्रांजिशन शोन रिप्रेजेंट्स द इमिशन ऑफ अ फोटोन विद द मोस्ट एनर्जी। मतलब किस ट्रांजिशन में मैक्सिमम एनर्जी, किस ट्रांजिशन की मैक्सिमम एनर्जी है, ये पूछा गया ना। किस मतलब ठीक है, इमिशन ऑफ फोटोन विद मोस्ट एनर्जी, मतलब किस ट्रांजिशन में मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन इमिट होगा, ये आपको पता है। अब इस ऐसे क्वेश्चन में आपको एक एनर्जी और जो लेवल्स के बीच की जो नंबर लेवल्स के बीच में जो होता है वो आपको बताना चाहिए, ठीक है, जो कि होता है E इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट भी आता है ना उस फॉर्मूले में, E इक्वल टू RHC और 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला, ये आपको ध्यान में है। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब आपको पूछा मोस्ट एनर्जेटिक, मोस्ट एनर्जेटिक में दैट मीन्स मोस्ट मतलब एनर्जी मैक्सिमम होना चाहिए, एनर्जी मैक्सिमम, ये देखो ये सारा कांस्टेंट है। तो इन सभी ट्रांजिशन में N1 और N2 की तो वैल्यू चेंज कर रही है ना, तो उसी कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी भी वेरी करेगी। तो मतलब एनर्जी डिपेंड कर रही है सिर्फ इस फैक्टर पे, इस ब्रैकेट वाले फैक्टर पे। तो जो वाला ये ब्रैकेट वाला फैक्टर जिसके लिए हाई होगा उसी ट्रांजिशन के लिए मैक्सिमम फोटोन एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो अब देख लो, देखो ये 1/n1 मतलब आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स कि n1 कौन सा होगा, तो आपको ऐसे ऐसे भी ध्यान रख लो कि n लो लेना है, तो n लो स्क्वायर माइनस में n हाई वाला स्क्वायर, ठीक है। तो ये पहला लो आएगा, दूसरा हाई आएगा। तो अब देखो ये वाला ब्रैकेट की वैल्यू आपने इस ट्रांजिशन के लिए देखनी है, इस ट्रांजिशन के लिए किसके लिए आपको मैक्सिमम आ रही है, वही ट्रांजिशन, वही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसी के लिए आपको मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी, ठीक है। मैक्सिमम एनर्जी देखनी है तो ये भी आपका मैक्सिमम होना चाहिए। तो देखो इसके लिए देखो क्या आ रही है, इसके लिए 4 से 3 में जा रहा है, तो 1 लो मतलब 3 का स्क्वायर होएगा ना, 3 का स्क्वायर माइनस में 1/4 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 1/9 माइनस में 1/16, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई है आपकी, क्या आ जाएगी यहाँ पे 1/9 ये आ जाएगी 7/144, है ना, यही आएगी ना, 16 माइनस 7 और यही आएगा, ठीक है। और इस केस में देखो n 4 से 3 गया, इसमें आएगी 1 लो मतलब सॉरी 4 से 2 में गया ना, तो लो की आएगी 1/2 स्क्वायर माइनस में 1/4 स्क्वायर। इसको मैं पेन कलर चेंज कर देता हूँ आपकी कन्वीनियंस के लिए। ये वाला फैक्टर आ गया 1/4 माइनस में 1/16, तो ये आ गया आपके पास 16 4 माइनस 1 3/16 आ गया, ठीक है, 3/16। और इस केस के लिए कितना आ गया, 2 से 1 में आ रहा है, तो 1/1 लो स्क्वायर मतलब 1/1 स्क्वायर, 1 हाई मतलब 1/2 स्क्वायर, दैट मीन्स 1 माइनस 1/4, ये आ गया 3/4, ठीक है। और अब इसके लिए कितना आ गया, 1 से 3 में जा रहा है ना, इसके लिए कितना आ गया 1 बाई लो वाला मतलब 1/1 स्क्वायर, 1 बाई हाई वाला 3, 1/3 स्क्वायर, दैट मीन्स 1 माइनस 1/9, तो यहाँ आ गया आपके पास 8/9। इमिशन की बात की है, इसका मतलब इमिशन के केस में आपको n हाई टू लो होना चाहिए ना, हाई टू लो ट्रांजिशन होना चाहिए, तभी इमिशन होगा। क्लियर हुआ? तो ये वाला केस वैसे डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखनी है चीज़ें। तो ये हालांकि इसका एनर्जी तो आ रही है ज़्यादा, लेकिन ये इमिशन के केसेस में हाई टू लो आना चाहिए, तो ये वाला केस कैंसिल हो जाएगा। मैंने आपको वैसे बताया कि इसका बच्चे स्टूडेंट कई बार इस केस में गलती कर सकते हैं। देखो ऑप्शन में भी 1 दे रखा है, नहीं होगा, इमिशन का पूछे ना, तो इमिशन के लिए हाई से लो होना चाहिए, ये लो टू हाई, ये अब्जॉर्प्शन का केस बता रहे हैं, ठीक है।
तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, जो थर्ड ट्रांजिशन है 2 वाला, 2 से 1, ये आपका मैक्सिमम आ गया ना, इसका वैल्यू आएगी पॉइंट कितना आएगी, 0.7 कुछ आ जाएगी, 0.7 और 0.5 और बाकी लेस आ रही है, इसका मतलब थर्ड ट्रांजिशन की मैक्सिमम एनर्जी होगी। ठीक है, तो ये थे हमारे फर्स्ट 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा कि मॉक टेस्ट से कि हमने पहले जो 25 क्वेश्चन आते हैं सेक्शन ए से, अब जो सेक्शन ए के जो बाकी रेस्ट क्वेश्चन रह गए हैं और सेक्शन बी, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ये कहने की तो ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए, अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो आपको इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, ओके, टेक केयर।